नमस्कार। क्लास 12th वितान से आज हमारा पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इसमें ये बताया गया है कि पुराने विचारों के लोग हैं वो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ते, चाहे जीवन में कितने भी परिवर्तन आ जाएं। और इसी के चलते नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में मतभेद होते रहते हैं। पुराने लोग, पुरानी विचारधारा के लोग नई पीढ़ी को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते। इसी मतभेद को और विवादों को इस कहानी के अंदर समेटा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हत्थों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। तो ये जो है यशोधर बाबू और टाइम के समय के बड़े ही पाबंद रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। हमेशा अपना समय, अपनी घड़ी का समय रेडियो के समय से मिलाते हैं। तो चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। मतलब जो ऑफिस में काम करते रहते थे, दूसरे लोग दफ्तर में काम करते रहते थे, उनको वो सुस्त बताते हैं और खुद अपने आप को किशोर मतलब किसंदा उनके बड़े भाई रहते हैं, उनके सारे के सारे जो आदर्श हैं वो अपनाते हैं। तो वो किसंदा को फॉलो करते हैं और दूसरे लोगों को सुस्त बताते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत ही एक्टिव रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? तो कुछ नया जब देखते हैं यशोधर बाबू, तो उनको हमेशा दिमाग में आता है समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब कुछ भी सही उनको महसूस नहीं होता है। तो जब देखते हैं कि एक नया छोकरा आया है और असिस्टेंट ग्रेड की के पद पर आया है और उसका पहनावा कुछ अलग सा है, तो उनको ये बात हजम नहीं होती। पंत जी ने चड्डा को धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ ये तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो जो यशोधर पंत जी हैं, उनको वो जो लड़का आता है नया, वो कहता है कि आपने जो घड़ी पहनी है वो आदम ज़माने की पहनी हुई है, नई घड़ी ले लो, सस्ती ही मिल जाएगी। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। तो बोलते हैं कि तुम लोग जो घड़ी खरीदते हो वो थोड़े दिन में ख़राब हो जाती है और न ही सही समय बताती है, लेकिन मेरी शादी में मिली हुई घड़ी आज तक राइट टाइम बताती है, तो फिर मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से ज़्यादा अच्छी है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए
एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता और वक्ता श्रोता दोनों उठाकर हाथ मिलाया करते। ऐसे ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। तो 10वीं पास करके यशोधर पंत आए थे और किसंदा जो थे उन्होंने उनको नौकरी दिलाई थी। किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए, वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हें किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। तो इन्होंने पहले एक रसोइया बनाकर रखा यशोधर को, बाद में अपने ही नीचे के पद पर नौकरी दिलवाई और उसका मार्गदर्शन किया। तो इसके लिए अपना आदर्श जो है वो किसंदा को वो मानते हैं। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? तो मतलब जो लड़का आया था असिस्टेंट ग्रेड के पद पर, उसने पूछा कि आपकी शादी कब हुई? तो यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो बताते हैं कि 1947 में मेरी शादी हुई थी 6 फरवरी को। मेनन ने फ़ोन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। तो मतलब 25 साल हो जाते हैं तो सिल्वर वेडिंग मनाते हैं। तो लड़के ने विश किया कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, मतलब आपकी शादी की सालगिरह है, 25वीं सालगिरह। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए, मतलब थोड़े शर्माए और शर्माते हुए खुश हुए। ये अदा उन्होंने किसंदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। तो दफ्तरों में तो अक्सर ऐसा होता ही है। और 25वीं शादी की सालगिरह थी तो खुशी का माहौल था। तो जो लड़का आया था नया, उसने बोला कि यशोधर बाबू से पैसे लो और पार्टी का इंतज़ाम करो। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी न मनाते हैं। तो ये पुराने विचारधारा के ठहरे, इनको ये सब पसंद नहीं था। तो इन्होंने कहा, ये सब हम लोग नहीं करते, ये सब तो अंग्रेज़ लोगों के चोचले हैं। चड्ढा बोला, मिक्सर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकलने जानी है। तो बोले कि ज़्यादा खर्चा थोड़ी न करवा रहे हैं, बस चाय लड्डू इतना ही बहुत है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। कि कहने का मतलब है आप लोग चाय पीजिए, ये 10 का नोट देते हैं और मैं इसको मतलब कुछ गलत नहीं मानता, आप ये पीजिए, लेकिन मेरे को ये कुछ अजीब लगता है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। तो बोले 30 रुपये तो कम से कम लगेंगे ही। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। नगण्य मतलब कुछ भी नहीं है, उनका प्रतिदिन का खर्चा 0 है, लेकिन हमेशा अपने बटुए में 150 रुपये 150 तो रखते ही हैं। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं।
और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसकी बात सोचना ही क्यों। तो इनका मानना भी सही है कि जब हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं तो हम दिखावे की ज़िंदगी क्यों जिए, और जब मैं पैदल चल सकता हूँ या फिर मैं साइकिल से जा सकता हूँ तो फिर स्कूटर लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन उनके बच्चे ठहरे नई सोच के, उनको लगता है कि साइकिल से तो चपरासी जाते हैं, पापा क्यों मतलब अब साइकिल से जाएं, उनको स्कूटर ले लेना चाहिए। लेकिन स्कूटर इनको सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, और बेहुदा सवारी मालूम होती है इनको। और कार के लिए वो इसलिए राजी नहीं है क्योंकि जब हम उसको ले नहीं पाते तो हम क्यों उतना खर्चा करें। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इस इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। मतलब इनको है ना एकदम गप्पे लड़ाना ये सब वक्त बर्बाद करने जैसा लगता है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर में लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। तो यशोधर बाबू की दिनचर्या कैसी थी कि दफ्तर से जब लौटते थे तो बिड़ला मंदिर जाते थे और उद्यान मतलब बगीचे में बैठकर प्रवचन सुनते थे। प्रवचन मतलब साधु संतों के जो संदेश होते हैं ना भगवान के नाम पर, वो सुनते थे और फिर प्रभु का खुद ही ध्यान लगाते थे। ये बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी, मतलब उनकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी है, क्योंकि वो सिद्धांतिक आदमी थे और किसन जो अपना बड़ा भाई मानते थे उनकी हर बात फॉलो करते थे। जैसा किसंदा रहते थे वैसे ही ये भी रहते थे। तो ये अपने बच्चों और अपनी पत्नी की बात नहीं मानते थे, ये सिर्फ किसंदा जो करते थे वही अपनाते थे। ये बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते। किसी से मिलना मिलाना तो वह भी इसी समय कर लेते, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। मतलब 5 बजे दफ्तर से छूटते थे लेकिन सबसे मिलते मिलते जाते थे और घर तक पहुंचने में 8 बज जाते थे। तो यशोधर बाबू बताते हैं कि सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। मतलब 5 बजे छूट जाते थे लेकिन 8 बजे तक घर पहुंचते थे, क्योंकि उनको उनकी पत्नी और बच्चों की बातें जमती नहीं थी, इसके लिए वो लेट ही घर पहुंचते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे, और फिर अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में आती नहीं, क्योंकि पता है यशोधर बाबू मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होते हुए भी उनको 1,500 रुपया जब वो रिटायरमेंट पर आ चुके थे तब मिलता था, और उसको तो पहले झटके में ही अच्छा खासा वेतन मिलना शुरू हो गया। तो उनको ये लगता था कि इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी इसको वेतन इतना कैसे मिल रहा है, इतना पैसा कैसे मिल रहा है। तो आजकल आपको पता ही है कि सैलरी मतलब बहुत ज़्यादा मिलती है पहले के मुताबिक, लेकिन पहले के मुताबिक लोग उतना काम भी नहीं करते और उतने इंटेलिजेंट भी नहीं है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल
अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही थी, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही थी। तो इनके तीनों बच्चे ही असाधारण इनको प्रतीत होते हैं और इनको उनके विचार बिल्कुल भी जमते नहीं हैं। तो जो इनकी इकलौती बेटी है, 3 बेटे हैं और इकलौती बेटी है, वो मतलब कितने सारे लड़कों को नापसंद कर चुकी है। उसको कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। तो और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और साथ ही वह चाहती है कि वह यहाँ अमेरिका चले जाने की बार बार धमकी देती है। फिर आगे बताते हैं कि उनको ये सब है ना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों से परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। तो फिर वो अपने आप को ही दिलासा देते हैं कि जनरेशन गैप है, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मतलब इनके बच्चे ऐसे हैं कि रिश्तेदारी निभाना भी पसंद नहीं करते और दूसरे लोगों की बेइज्जती भी कर देते हैं, जो कि यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता ये सब। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। यद्यपि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मोड़ बना डाला मतलब मॉडर्न ज़माने की बना दी है। कुछ ये भी है कि जिसमें उसकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। तो यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका ये भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। तो मतलब ये शादी करके जब आई थी यशोधर बाबू की पत्नी, तो जॉइंट फैमिली थी और उसमें अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती थी। इसके लिए वह आज अपने मन का करना चाहती है और वो पिछली बातें उसको खटकती हैं कि मैं हमेशा जेठानियों के दबाव में रही, मैंने सबकी सुनी और जैसा चाहते थे वैसा मैं परिवार में रही, लेकिन अब क्यों सहूँ, अब मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। तो इस तरह से ये मजबूरियाँ भी उसको मॉडर्न बनाने के लिए विवश कर रही हैं। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती हैं घरवाली बच्चों से। तो अपने बच्चों से कहते हैं कि जो बूढ़ी औरत थी वो सब मानती थी, वो सब बातें मुझे जवानी में भी स्वीकार करनी पड़ती थी। तो बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर भी यशोधर जी से उन्मुख होकर कहते हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चों को नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो मतलब जिस हद तक मुझे अच्छा लगेगा उस हद तक ही मैं उन सब बातों को मानूंगी, बाकी बातें मैं नहीं मानूंगी अब। और अपने बच्चों को वो बताती है तो बच्चे उसके ऊपर सहानुभूति प्रकट करते हैं। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। तो इस तरह से वह कहती है कि अब जो मेरे बच्चे चाहेंगे मैं वैसे ही रहूँगी और आपकी बातें मैं नहीं मानने वाली। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकों का सब आचरण करती है। तो यशोधर बाबू सानेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुआसे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं और अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। तो घर में 4 बच्चे और 1 पत्नी एक साइड, जबकि यशोधर बाबू एक साइड। तो यशोधर बाबू को पता है कि अब उनकी यहाँ नहीं चलने वाली, लेकिन फिर भी वो मतलब अपनी पत्नी को कुछ न कुछ ऐसी बातें कहकर
चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि यहाँ मेरा ही तमाशा बन रहा है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं शादी ही नहीं करता तो वो ज़्यादा अच्छा था, कम से कम ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। तो उनको ये भी बात पता है कि किसंदा ने शादी नहीं की और मतलब सारे पैसे दूसरों की भलाई में लगाते रहे, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो उनको शरण देने के लिए कोई भी नहीं था जिसकी मदद कभी किसंदा ने की थी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो किसंदा को शरण दे सके, उसके बुढ़ापे में उसका साथ दे सके। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी विवश थे। कौन? यशोधर बाबू। ये भी अपने किसंदा की मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि 3 फैमिली को ये रखते थे। इनकी खुद की शादी हो चुकी थी तो बेबस थे। और फिर जो है किसंदा गांव चले जाते हैं और 1 साल के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। तो किसी को नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी ज़रूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोधर अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूलें कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। तो यशोधर बाबू को पता है कि उनका बुढ़ापा भी सुखमय नहीं होने वाला, क्योंकि उनके बच्चे अपने हिसाब से जीने वालों में हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में बच्चे उनके साथ होने चाहिए और कभी न कभी वो समझदार ज़रूर होते हैं। लेकिन किसंदा बेचारे अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था और किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा जो तुम्हारे इस किसंदा से नहीं कर रखा। जिम्मेदारियों सर पर पड़ेंगी, सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो ये यशोधर पंत मानते हैं कि मैंने भी जवानी में इतने मतलब ये सब मस्तियाँ की हैं, तो मेरे बच्चे हैं वो भी अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ जिस तरह से मैंने जिम्मेदारियों को समझा और अपने कर्तव्य निभाए, वैसे ही इनको भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। और कभी कभी तो उन्हें लगता है कि मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता, क्योंकि इनके पिता जल्दी ही गुजर गए थे, इसके लिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां जल्दी ही आ गई। अगर वो नहीं गुजरते तो शायद मैं भी मेरे बच्चों के जैसा ही व्यवहार करता। फिर यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया में उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। रीत मतलब नियम।
दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने के पर गांव का पुश्तैनी घर बस। तो किसंदा की बात उनको अच्छी लगती है। उनका कहना है कि नौकरी है तब तक सरकारी जो मकान मिलता है उसमें रहो, यहाँ घर बनाने की क्या ज़रूरत है। जब रिटायर हो जाओ तो अपने गांव के पुश्तैनी घर में रहो, यहाँ मकान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बताते हैं कि गांव का जो पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी मतलब जो पुराना घर है उनके पुरखों का है, वो टूट फूट चुका है। उस पर इतने लोगों का हक है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब तक तर्क दोहराते तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित करते हैं। तो उनका मानना है कि सरकारी क्वार्टर छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वह रिटायर होने पर आएंगे तब तक उनका कोई न कोई लड़का ये सरकारी नौकरी हथिया लेगा और ये क्वार्टर तब भी बना रहेगा। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू कहते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह की सोचने वाले होते हैं। कहते हैं कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। तो पत्नी कहती है कि कल को मान लो बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आगे हमारा क्या होगा। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि सब तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, एक ही सोच रखनी चाहिए कि उसका होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा तब देखा जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन धन को संचित करने में और अलग से मकान बनाने की वो नहीं सोचते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने पर यत्न कर रहे हैं। यत्न मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। तो ये नकली सी हंसी हंसने के बाद वो मंदिर की तरफ चले गए और वहाँ पर प्रवचन सुनने लगे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उसके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे किसंदा की तरह रोज़ मंदिर जाते, संध्या पूजा करते, गीता गोरखपुर वाले की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इन सब में लग नहीं रहा है तो उनसे कहते कि भाई लगना चाहिए, अब तो माया मोह के साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। तो कभी कभी उनका मन नहीं लगता था, लेकिन किसंदा की बात याद आ जाती थी और फिर वो गोरखपुर गीता प्रेस की जो किताबें हैं वो पढ़ने लगते थे। तो नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ, बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगें, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो नहीं मांगे। तो अपने आप को ही दिलासा दे रहे हैं कि अब इस संसार की चिंता नहीं करनी। बच्चे कुछ भी करें, अगर वो आपकी सलाह माने तो ठीक है, नहीं माने तो नहीं माने। अब तो हमें ये माया मोह का संसार छोड़ देना है। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि ये भी क्या हुआ। मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुने तो गीता महिमा सुनने लगे, मगर व्याख्या के जनार्दन शब्द को जो सुनाई पड़ा उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। तो उनकी तबीयत खराब थी और यशोधर बाबू सोच रहे थे कि जीजाजी का हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ये ख्याल आया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा और सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है।
तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मूर्खतापूर्ण क्यों कहा कि आप मतलब ये जिम्मेदारियां निभाना बंद करो, इसमें व्यर्थ के पैसे खर्च होंगे। आप जीजाजी को देखने जाओगे तो बच्चे और उनकी पत्नी नहीं चाहते थे कि कोई किसी भी तरह की रिश्तेदारी निभाने में पैसे खर्चे किए जाएं, लेकिन यशोधर जो थे वो खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद करते थे। लेकिन बच्चे क्रुद्ध होते थे, क्रोधित होते थे। और उस दिन तो हद ही हो गई जब कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। तो फिर अपने पिताजी को मना कर दिया पैसा देने के लिए। तो यशोधर बाबू ने कहा कि मैं उधार लेकर भी दूंगा, लेकिन अपनी बहन को ज़रूर दूंगा। तो यशोधर जी का नारा, हमारा तो सेब ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ का ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था ही नहीं जहाँ यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते हुए दिल्ली आ गए। यहाँ कुंवारे कृष्णानंद जी के पास रहे। कुंवारे की गिरफ्ती में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों में देखी यादें बना डालते हो। तो इस तरह कहते हैं कि तुमने देखा ही क्या है, तुम तो कभी शादीशुदा लोगों के साथ रहे ही नहीं जो तुम्हें पता चले कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो इस तरह से किसंदा के पास रहे हो और किसंदा से तुम क्या सीखोगे। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा के जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में ही ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। तो इस तरह से वो उनकी पत्नी उनको चिढ़ाती है। फिर आगे बताते हैं कि जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। और किसंदा के चले जाने के बाद उन्होंने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे कई काम यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में लिए थे। मतलब ये सब पहले किसंदा करते थे। तो उनके चले जाने के बाद यशोधर बाबू चाहते थे कि उनकी जो कुछ परंपराएं हैं, जो कुछ कार्य हैं, वो मैं मतलब चालू रखूं, शुरू रखूं। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो ये पद उन्हें स्वीकार क्यों मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किसंदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। तो यशोधर बाबू मानते हैं कि मैं कोई ऐसा तानाशाह नहीं हूँ कि मैं जो कहूँगा वही पत्थर की लकीर है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो पूछते ही नहीं और अपने मन में जो आए वो करते चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी कुछ बातें जो अच्छी हैं उनको ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। आगे बताते हैं कि प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तारीख में ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। मतलब वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा अब मुझे ये बोले कि अब आप रहने दीजिए, ये सब हम क्या करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। तो एक दूसरे पर ही चढ़ने लग गए जब बच्चों से ये सब काम करने को कहा। तो
इतना कोहराम मचा, लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। कौन सा विषय? कि ये सब काम आप लोग क्या करो। जब ये कहा तो आपस में ही कहासुनी हो गई और बच्चे आपस में ही झगड़ने लगे। तो फिर इन्होंने ये विषय फिर से नहीं उठाया कि इनको कोई काम मैं बोलूं। यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बाबा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ये कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार कहता कि 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझाते हुए बार बार कहना, ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। तो मतलब झूठे मुंह ही एक बार कह दे कि ये मेरी कमाई है, लेकिन बेटे उनका कोई भी बेटा उनको न अपनी कमाई बताता है और न वो क्या कर रहे हैं इस बारे में अपने पिताजी से किसी प्रकार का विचार विमर्श करते हैं। तो ये सब बातें इनको इम्प्रॉपर लगती हैं। किसको? यशोधर बाबू को। तो फिर आगे है, अपना वेतन अपने ढंग से इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनल वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं है कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टरी उसका हो गया, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। तो टीवी लाते हैं, सोफ़ा लाते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरे हैं, कोई नहीं छुएगा। तो बोलते हैं कि जब नौकर आएगा तो नौकर भी इनके लिए ही काम करेगा, हमारे लिए थोड़ी ना काम करेगा। तो अपनी पत्नी को इस तरह यशोधर बाबू समझाते हैं। फिर क्या होता है, यशोधर बाबू काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। तो पत्नी को भी सच्चाई पता है कि ये अपनी भी मतलब अपनी माँ की भी नहीं चलने देंगे, अपने पिताजी की भी नहीं, लेकिन सुनकर वह अनसुना करती रहती है। अब वह कुछ बोलती नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार कर स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब एक सिलसिला आबाद हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, वाईडी पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें, गुब्बारे लटके हुए और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था कि गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। तो सोचा कि आज मतलब उनका बेटा, उन्होंने एक क्वार्टर ले रखा था और उस क्वार्टर के सामने एक बाबू जो कार में बैठा हुआ था और उनका बेटा उनसे हाथ मिला रहा था। तो सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे क्वार्टर के आगे। फिर खुद ही बोले कि पता नहीं क्या करते होंगे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया और इनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और वगैरह बाँ का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उनसे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून सेंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन ये भी ज़िद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। तो लड़की ने कुछ बेतरतीब कपड़े पहने हुए हैं, ऊंची सैंडल पहनी हुई है, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है यशोधर बाबू को।
लेकिन वो मानती नहीं है, वो वही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेती है और यशोधर बाबू को ये सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। तो आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइप से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र, उनके रिश्तेदार जमे हुए थे। तो उनके क्वार्टर में उनके बच्चे पार्टी कर रहे थे और उनके दोस्त और मित्र कुछ वहाँ इकट्ठे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे हैं। तो यशोधर बाबू को तो किसी ने पूछा ही नहीं कि उनकी पार्टी, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी इस तरह से मनाई जाएगी, जबकि बच्चों ने खुद से ही सारा प्लान कर लिया दिखावा करने के लिए, जबकि पिताजी की कोई इज्जत नहीं करते थे और दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम अपने माँ पिताजी की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी इस तरह से मनाते हैं। तो चकाचौंध पूरा दिखाना चाहते थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा, माहवार मतलब महीने की कमाई करने लगा है, तब से। ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी जी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं, भले ही उन भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो। तो यशोधर बाबू मानते हैं कि अपने बच्चों से उनको तमाम शिकायतें हैं, फिर भी कुल मिलाकर ठीक है, चल रहा है। तो ये तो देखो कि यहाँ सब पार्टी हो रही है। यशोधर बाबू खुद लेट तक घर पहुँचते हैं क्योंकि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर बताते हैं, छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पक्ष पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो, ये क्या हुई सम हाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इनकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इन चीज़ के आ जाने से उन्हें एक नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो बोले कि ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, घर में नई नई चीज़ों का आना, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करते हैं कि इन चीज़ों के आ जाने से मुझे कुछ लोग बड़ा आदमी समझते हैं। फिर आगे बताते हैं कि अपनी सिल्वर वेडिंग का भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। तथापि इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया और बगैर किसी खास धूमधाम के, उनकी विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, ये सब कुछ मौजूद है। तो उनको इस बात का संतोष होता है कि शादी भी बहुत ही सीधे तरीके से की गई, कभी जन्मदिन मनाया ही नहीं। तो आज कम से कम 25वीं शादी की जो सालगिरह है उस पर इतना सब हो रहा है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। तो गिरीश जो है वो यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है और बड़ी कंपनी में मैनेजर है और इनकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना ये संपन्नशाला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। तो पत्नी कहती है कि आपको लगता है कि मेरे भाई ने आपके बेटे को बिगाड़ दिया, जबकि आपके बेटे की ज़िंदगी बना दी है। लेकिन
यशोधर बाबू को ना तो उनकी मतलब कमाई जो जॉब है वो पसंद है और ना ही उनका व्यवहार पसंद है। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों और यशोधर बाबू से परिचय करा दिया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद ये जताने की कोशिश की भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज में भी भली भांति परिचित है। किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। तो किसंदा कहते थे कि सब कुछ सीखना चाहिए समय के अनुसार लेकिन अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेहमान आते हैं उनके हिसाब से ये उनके साथ पेश आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बोलते हैं टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है ये नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बचकानी मतलब एकदम छोटी हरकत। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले आई। यशोधर बाबू ने कहा सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। तो बोले कि मुझे ये सब पसंद नहीं है लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही लिया। फिर गिरीश जो कि उनकी पत्नी का चचेरा भाई था, उनकी ये अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि केक मुंह मीठा करे एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा होता है। उन्हें याद दिलाया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। तो इस तरह से पत्नी और उसको अपने पति को विवश करती है कि पहले तो आप मांसाहारी थे तो एक टुकड़ा केक खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर भूषण भी उनके मुंह में लड्डू ठूस देते हैं। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, मतलब पूजा नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने अपने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। तो बोले कि मेरे लिए मत रुकिए, सब लोग एंजॉय कीजिए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं क्योंकि उनको मेहमानों के बीच में खड़े रहना और फॉर्मेलिटी निभाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो पूजा में बैठे तो ऐसे बैठे कि कई देर तक उठे ही नहीं। उनको लग रहा था कि ये सब चले जाएंगे उसके बाद ही मैं बाहर निकलूँगा। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। तो शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए और ये चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। तो किसंदा उनको मनी मन उनके मस्तिष्क में छाए हुए थे और यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाई सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को मजबूरन स्वीकार करनी पड़ती हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता है और इसी घुटन में वह मर जाता है, वह पल पल मरता रहता है। तो वो किसंदा को कहते हैं कि आप कैसे मर गए। तो बोले कि सब ऐसे ही मरते हैं जैसे कि जो हुआ होगा से मैं मरा हूँ। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ता पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ, हाथ में डंडा। इस किसंदा ने अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उसका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझाने के लिए। फिर बताते हैं कि किसंदा हर संडे को आया करते थे, गरम गरम चाय बनवाई जाती थी और उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। तो उनको याद आती है किसंदा की। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया मतलब मेरा व्यवहार कैसा है।
लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटरा गलापने का आमादा से ही मालूम होते हैं। कैसे बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा ही अनुभव करेगा जितना आज तू कर रहा है। तो ये सब सबके साथ होने वाला है। जो बच्चे आज आपके नहीं सुन रहे हैं, कल जब इनके औलाद होगी तो वो भी उनकी नहीं सुनेगी। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली ने उन्हें झिड़कते हुए वहाँ पहुँच गई। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा। मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर सभी रिश्तेदारी हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत थी उन्हें किसंदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे उनके सख्त खिलाफ हैं। फिर एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुरा कर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। तो इस तरह से उनकी बेटी चिल्लाती है कि लोग चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप गमछे में ही आ जाएंगे बाहर। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। तो बोले कि जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, तुम्हारी तरह जीन्स में रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? तो भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। तो मतलब गिफ्ट है, इसमें लोग देख कर गए हैं। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसी। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर इसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फ्लोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नूच करने के बाद यशोधर ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि उसके बेटे ने उसके लिए गाउन ला कर दी। वो इस बात से नाराज़ थे कि उनके बेटे ने काश एक बार ये कह दिया होता कि आप दूध लाने जाते हैं, मैं ही दूध ले आया करूँगा। तो उनको एक बार फिर किसंदा याद आ गए। तो कैसी लगी ये स्टोरी बच्चों? क्या यशोधर बाबू का रवैया अपने परिवार के प्रति सही था? क्या यशोधर बाबू को पुरानी विचारधारा में रहकर अपने बच्चों के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए था, या फिर उनके बच्चों को अपने पिता के अनुसार ढल जाना चाहिए था? आपकी राय इस बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।